फ्रेंड्स, वेलकम टू EHS वन सॉल्यूशन। आज हम फुल बॉडी हार्नेस इंडस्ट्रियल सेफ्टी बेल्ट को सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट 5 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैंने उस सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करूंगा जो पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं, पहले वो 1, 2, 3, 4 देख लीजिए, उसके बाद 5 देखेंगे तो उनको समझ में आएगा और काफ़ी डिटेल्स में जो है वो इंडस्ट्रियल सेफ्टी बेल्ट के ऊपर बताया गया है। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे नए नए वीडियो आपके पास पहुंचा जाएगा। तो दोस्तों फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कशन करेंगे जनरल यूज के बारे में, एक सेफ्टी बेल्ट को हम कैसे यूज करेंगे, मैन्युफैक्चरर का क्या गाइडलाइन होता है, उसी के बारे में आज हम काफी अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। पहले देखेंगे कि जनरल यूज में क्या क्या होना चाहिए। द नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर होना चाहिए। जब भी आप कोई परचेज करते हो फुल बॉडी हार्नेस को, उसी में नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर जो है वो होना चाहिए। उसके साथ साथ हो सकता है तो उसका एड्रेस भी होना बहुत अच्छी है, और उसके साथ साथ तो एक गाइडलाइन भी मिलना चाहिए आपको जिसमें लिमिटेशंस ऑफ द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का लिमिटेशंस क्या है, जैसे केमिकल से दूर रखना है, ज़्यादा धूप से दूर रखना है, कहीं कटिंग पार्ट से दूर रखना है, मशीन से दूर रखना है। तो इस तरह जो लिमिटेशंस है हमारा फुल बॉडी हार्नेस का, उसके बारे में भी गाइडलाइन जो है वो मैन्युफैक्चरर को देना चाहिए। उसके साथ साथ एक वार्निंग अगेंस्ट मेकिंग एनी अल्टरनेशन, कोई भी हम अल्टरनेशन जो है उसको करना नहीं चाहिए, उसका भी गाइडलाइन जो है मैन्युफैक्चरर से हमारे पास आना चाहिए। और सेम टाइम हम लोगों को भी हमारा जो ग्राउंड लेवल में वर्कमैन है, सुपरवाइजर से, उनको भी बताना चाहिए। उसके साथ साथ जो भी हमारा वार्निंग रिलेटेड जो होना चाहिए वो लैनियार्ड रिलेटेड भी होना चाहिए। जैसे कभी कभी हम लैनियार्ड को लूपिंग कर लेते हैं, कभी कभी एड्स पार्ट में उसको घुमा के फिर हम लोग आज एंकरेज पॉइंट उसको यूज करते हैं, तो इस तरह भी हमको करना चाहिए। इस तरह भी वार्निंग और डेंजर चीज जो है वो हम वर्कमैन को बताना चाहिए, और सेम टू सेम मैन्युफैक्चरर्स का गाइडलाइन भी इसमें होना चाहिए। उसके साथ साथ हम लोगों को वार्निंग अगेंस्ट द यूज ऑफ एनी अदर मेथड ऑफ असेंबली, हम लोगों को कोई दूसरा चीज जो है उसके साथ जो अटैचमेंट है वो हमको अवॉइड करना चाहिए। और किस तरह हम उसमें अटैचमेंट करते हैं, कोई दूसरा फॉल प्रोटेक्शंस का कैसे हम अटैचमेंट करते हैं, उसके ऊपर बकल का कोई सारे जो हमारा लोड बियरिंग पॉइंट्स है उसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा हो, उसके ऊपर भी हमको ध्यान रखने की जरूरत है। उसके साथ साथ वार्निंग अगेंस्ट द डेंजर दैट मे अराइज बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि दूसरा कोई कंपोनेंट्स हम लोग उसके साथ यूज कर रहे हैं तो उसका इंटरफेस से हमारा मेन फुल बॉडी हार्नेस को कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो विजुअल इंस्पेक्शन, आई मीन एवरी आफ्टर यूज, बिफोर यूज। तो बिफोर यूज और आफ्टर यूज में हम लोगों को विजुअल इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है कि कहीं उसमें खराबी तो नहीं हो गया है, कहीं पे कट मार्क, कहीं केमिकल बॉन्ड तो नहीं हो गया है। इस तरह सारे चीज़ जो है हमको चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है यूज करने के बाद और यूज करने से पहले। उसके साथ साथ कहीं सस्पेक्टेबल आपको दिखाई देगा, कहीं केमिकल उसमें लग गया होगा, कहीं केमिकल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, आप श्योर नहीं हो, तो तुरंत आपको मैन्युफैक्चरर को ये सारी चीज़ जो है वो बताना है, या कोई कॉम्पिटेंट पर्सन का हेल्प आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस भी मैन्युफैक्चरर का होना चाहिए कि इसको किस तरह स्टोरेज करके रखना है। क्लीनिंग एंड वॉशिंग रिलेटेड भी इंस्ट्रक्शंस हमको देना चाहिए वर्कमैन को, सुपरवाइजर को, और सेम टाइम मैन्युफैक्चरर से हमको आना चाहिए। उसका मेंटेनेंस कैसे करेंगे, और उसके साथ साथ ये एटलीस्ट 1 ईयर कॉम्पिटेंट पर्सन से ही इंस्पेक्शन होना चाहिए, ये IS कोड में लिखा गया है दोस्तों। उसके साथ साथ वार्निंग दैट रिपेयर्स एंड ऑफ द टू द इक्विपमेंट बी कैरिड आउट ओनली बाय द मैन्युफैक्चरर एंड कॉम्पिटेंट पर्सन। यदि कोई रिपेयर उसमें होना है तो बिना मैन्युफैक्चरर, बिना कॉम्पिटेंट पर्सन का ऑथराइज में हमको करना नहीं चाहिए। गाइडेंस कंसर्निंग द इंस्पेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट एंड दोज फैक्टर्स दैट शुड कॉज द इक्विपमेंट टू बी डिस्कार्डेड, an instruction that any component that is not marked in accordance with this standard be removed from service। यदि आपको लग रहा है कि इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से यदि कोई कंपोनेंट मार्क नहीं है, मैच नहीं हो रहा है, तो तुरंत उसको रिमूव कर देना चाहिए। एंड एन इंस्ट्रक्शन दैट एनी इक्विपमेंट दैट हैज बीन यूज्ड टू अरेस्ट ए फॉल बी रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस। यदि
कोई इक्विपमेंट इसमें फॉल अरेस्टर की वजह से यूज हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई एक आदमी गिर गया है और वो हैंग हो गया है, उस फुल बॉडी हार्नेस को अगेन हमको यूज नहीं करना चाहिए, उसको वर्क प्लेस से रिमूव कर देना चाहिए, डिस्कार्ड कर देना चाहिए। मार्किंग क्या क्या होता है, एक फुल बॉडी हार्नेस में मार्किंग क्या क्या होना चाहिए? एक तो द टाइप ऑफ फुल बॉडी हार्नेस, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, टोटल 5 प्रकार के हैं फुल बॉडी हार्नेस, तो किस टाइप का फुल बॉडी हार्नेस है वो मेंशन करना जरूरी है मैन्युफैक्चरर को। उसके साथ साथ उसका नेम, उसका ट्रेडमार्क एंड अदर आइडेंटिफिकेशन उसके भी होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 में मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन भी होना चाहिए, बैच नंबर भी उसके ऊपर होना चाहिए, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरर होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ वो कौन सा फाइबर यूज किया है, वो मटेरियल का भी वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का भी डिटेल्स जो है वो होना चाहिए। उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन दैट स्टेट्स बाय एप्रोप्रिएट मीन्स द इंटेंट एंड पर्पस ऑफ ईच अटैचमेंट एलिमेंट टू and to identify specifically those attachment elements that are designed to be used as part of the complete fall arrest system। उसके साथ साथ जितना भी वो कंपोनेंट्स वो लगाया है वो सारे कंपोनेंट्स का भी डिटेल, उसका भी आइडेंटिफिकेशन आपको देना चाहिए। उसके साथ साथ वार्निंग फॉर नॉट टू बी डेविएट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन, वार्निंग भी सिंबल भी होना चाहिए, वार्निंग भी होना चाहिए, वार्निंग रिलेटेड भी मैसेज होना चाहिए कि आप मैन्युफैक्चरर का इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल बाईपास नहीं करोगे। उसके साथ साथ उसका पैकेजिंग कैसे होना चाहिए, ईच हार्नेस शैल बी सप्लाइड बाय रैपिंग इन मॉइस्चर प्रूफ मटेरियल के साथ होना चाहिए, मॉइस्चर उसमें लगा हुआ होना नहीं चाहिए आफ्टर पैकेजिंग। तो इस तरह मार्किंग और पैकेजिंग जो है दोस्तों फुल बॉडी हार्नेस में होना चाहिए। और हमको यदि मैन्युफैक्चरर ये सारी चीज़ अवेलेबल नहीं कर पा रहा है तो हमको पूछना चाहिए कि ये सारी चीज़ आप अवेलेबल करवाओ, ताकि हमको स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी मटेरियल जो है मिले और वो फॉल अरेस्टर का काम करे। तो दोस्तों EHS वन सॉल्यूशन में हम लोग काफ़ी सारे सर्विस देते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेफ्टी मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, टैक्स मैनेजमेंट, EHS स्टाफिंग सॉल्यूशन, इनोवेटिव EHS प्रोडक्ट अप्रोच भी हम दे रहे हैं और PPs दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको डेली इंस्पेक्शन चेकलिस्ट लगा है, आपको जो भी चेकलिस्ट जैसे भी चेकलिस्ट चाहिए हमारा एक्सपर्टाइज टीम आपका विजिट करेगा एंड वो इक्विपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद एक स्पेसिफिक चेकलिस्ट बनाया जाएगा जिससे आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है उसमें आपको मिलेंगे। वो बहुत सारे लैंग्वेज में आपको मिल सकता है, जो भी इंडियन रीजनल लैंग्वेज में आप चाहे, A5 A4 साइज का साइज रहेगा जो हिंदी रहेगा। पर पेज में 30 डेज या 7 डेज का चेकलिस्ट रह पाएगा, तो पूरा साल भर के लिए एक बुक बनेगा। नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का चेक पॉइंट्स उसमें रहेंगे। डुप्लीकेट ट्रिप्लिकेट भी आप बना सकते हो फर्दर रेफरेंस के लिए। आपका कंपनी का लोगो एंड कस्टमाइजेशन कर सकते हो कंपनी का नाम के साथ एंड बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको मिलेगा। सेम दूसरा प्रोडक्ट है सेफ्टी स्कूल, जो डेमोन्स्ट्रेटिव अप्रोच है। हर एक हाई रिस्क ऑपरेशन को क्राफ्ट वर्क में हमारा एक्सपीरियंस्ड इंडस्ट्रियल क्राफ्ट्समैन बनाया है। जैसे आप फॉल अरेस्ट सिस्टम को दिखा सकते हो, एक्सकावेशन के ऊपर ट्रेंचिंग, शोरिंग, बैचिंग आप दिखा सकते हो, कन्फाइंड स्पेस का एंट्री दिखा सकते हो, पूरा मॉडल आपको प्रिपेयर करके देंगे। तो जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए आप कॉन्टैक्ट कीजिए EHS वन सॉल्यूशन, ईमेल ID ehs1solution@gmail.com। आप ब्लॉग विजिट कर सकते हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगा www.ehs1solution.com। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आज इतना ही, थैंक यू।